फाइनली द टर्मिनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज़ कॉल्ड इलियम। अच्छा, इलियम में ज़्यादातर जो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो इलियम के अंदर ही परफॉर्म होता है। तो लेट्स सी इलियम में किस किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन होती है और कैसे होती है। सबसे पहली बात तो ये कि इलियम में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जिजिनम से ही थोड़ा बहुत ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बल्क ऑफ द ज़्यादातर जो एब्जॉर्प्शन है वो इलियम के अंदर होती है। अच्छा, इलियम का अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया चेक करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखते हैं इलियम का, तो मिसाल के तौर पे आपने इलियम को कट किया तो आपको इलियम अंदर से ऐसे दिखाई देगी, ये इलियम है, ठीक है। और इस इलियम के अंदर की जानिब आपको बहुत सारे फोल्ड्स दिखाई देंगे, ऐसे करके यूं बने हुए, ऐसे फोल्ड्स बने हुए दिखाई देंगे। इन फोल्ड्स को प्लेसी सर्कुलरिस कहा जाता है। ऐसे ये फोल्ड्स बने हुए होंगे एंड दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड प्लेसी सर्कुलरिस। प्लेसी सर्कुलरिस कराते हैं फोल्ड्स। अच्छा, इन फोल्ड्स को अगर आप बड़ा करते हैं, फर्स्ट करो एक फोल्ड है, एक ये वाला फोल्ड है, इसको हम काट के बाहर निकालते हैं तो आपको कैसे दिखाई देगा। ये फोल्ड इस तरीके से बने हुए होते हैं, यूँ करके ऐसे फोल्ड बने हुए होते हैं और इन फोल्ड्स के ऊपर बहुत सारी आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी हुई दिखाई देंगी। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग कहते हैं विलाय या विलस कहते हैं। इस पे ऐसे बनी हुई होती है विलाय या विलस, ऐसे बनी पूरे इसके ऊपर बड़ी हुई होती है ताकि एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाए। और फिर इस विलाय और विलस के ऊपर भी बहुत सारी आपको माइक्रो बिल्कुल बारीक बारीक से हेयर से दिखाई देते हैं बने हुए, यूं करके ऐसे बने हुए। इनको हम माइक्रो विलाई कहते हैं। इनको माइक्रो विलाई कहते हैं। ये पूरे इसके ऊपर बने हुए होते हैं माइक्रो। तो सबसे पहले प्लेसी सर्कुलरिस के बाद उसके ऊपर विलाय, विलाय के ऊपर होते हैं माइक्रो विलाय। अच्छा, अब ये जो एक विलाय है ये आपके डायग्राम में आपके सामने बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने एक विलाय बनाई गई है, ये वाली, ठीक है। इसमें ये पूरी की पूरी एक विलाय बनी हुई है, ये विलस है। ठीक है, और नीचे भी एक विलाय बनी हुई है, ये वाली, ये पूरी एक विलाय बनी हुई है, ठीक है। इस विलाय के ऊपर आपको इस एरिया को बड़ा करके, इस एरिया को हमने बड़ा किया है, इस पर्टिकुलर एरिया को बड़ा करके दिखाए कैसे होगा। तो ये देखें, ये जो आपको हेयर से दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ ये हेयर से ये माइक्रो विलाई है, इसके ऊपर भी ये बड़ा, ये वाला एरिया बड़ा करके दिखाया हमने। तो ये विलाय, विलाय के ऊपर ये माइक्रो विलाई है, ठीक है। तो ये माइक्रो विलाई कहलाते हैं। अब ये माइक्रो विलाई जो हैं, ये इनका काम एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स से करना। अगर आप विलाय के अंदर देखें तो विलाय के अंदर भी आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब वो चीज़ें आपको क्या दिखाई दे रही हैं, अगर आप गौर करें तो कुछ रेड कलर की लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, कुछ आपको ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही हैं आपको इसमें करके। अब इसमें आपको इस विलाय के अंदर आपको 3 कलर की लाइंस दिखाई दे रही हैं। ये विलाय हमने बड़ी करके बनाई हुई है। अगर आप इसमें पहली लाइन देखते हैं तो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है, ये रेड वाली, इसको कहते हैं ब्लड आर्टरीज और एक ब्लड वेन्स कहलाती हैं। दूसरी येलो कलर की दिखाई दे रही हैं। इन येलो कलर की जो वेसल्स हैं इनको हम कहते हैं लेक्टिल्स, ये लेक्टिल्स कहलाती हैं, लेक्टिल्स कहलाती हैं। और ये जो लेक्टिल्स हैं, लिम्फ कैपिलरीज भी हम इन्हीं लेक्टिल्स को ही कहते हैं। ये हम लिम्फेटिक सिस्टम जो आगे हम पढ़ेंगे उनमें देखेंगे, ये लिम्फ कैपिलरीज कहलाती हैं। ये लिम्फ कैपिलरीज का चैप्टर आपके पास आगे आ रहा है, नेक्स्ट चैप्टर हम वही पढ़ेंगे, लिम्फ कैपिलरीज कहलाती हैं। अच्छा, अभी ब्लड वेसल हैं, रेड ब्लड वेसल आर्टरीज हैं, ब्लू वाली जो है ना वो वेन है, येलो वाली जो लिम्फ कैपिलरीज है। अब इनका क्या बेनिफिट है, और इनके नीचे मसल्स भी अटैच होते हैं, मतलब नीचे मसल्स भी इनके अटैच होंगे। अब जैसे इनके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन होते ही यहाँ पर चारों तरफ जो न्यूट्रिएंट्स भरे हुए होते हैं, ये न्यूट्रिएंट जो हैं वो आहिस्ता 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 एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। इनमें कुछ न्यूट्रिएंट डिफ्यूजन के प्रोसेस से और कुछ न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के साथ डिफ्यूज़ होकर अंदर मूव करके अंदर चले जाते हैं ब्लड के अंदर।
सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जब फैट डाइजेस्ट हुआ था तो आपको पता है कि उससे 2 टाइप के मोनोमर्स बने थे। एक बने थे ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बना था, एक ग्लिसरॉल, और बाकी 3 बने थे फैटी एसिड। ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं इन लिम्फ कैपिलरीज पर। बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, मतलब जो अमाइनो एसिड्स बने थे, जितने जो पहले आप पढ़कर आए न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे, ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ये वाले देखें, ये सारे के सारे जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सब ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये वाले ये सारे ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, आपके बस ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स इनको छोड़कर बाकी सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गए आपके किसके अंदर, ब्लड के अंदर। अच्छा, अब जैसे ही ग्लिसरॉल और फैटी एसिड लिम्फ कैपिलरीज में आते हैं, लिम्फ कैपिलरीज में आने के बाद ये दोबारा से अब आपस में कंबाइन होकर कन्वर्ट हो जाएंगे ट्राइग्लिसराइड और लिपिड्स में। ठीक है, और ट्राई और ग्लिसराइड और लिपिड जो हैं वो ऐसे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाएंगे। इन ड्रॉपलेट्स को हम कहते हैं माइसल्स कहते हैं। ठीक है, ड्रॉपलेट्स आर कॉल्ड माइसल्स। फिर इन माइसल्स के ऊपर क्या होता है, इन माइसल्स के ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग बनना शुरू हो जाती है, यूं करके ऐसे। नाउ दीज आर कॉल्ड कोलीमाइक्रोन। आपकी बुक में कोलीमाइक्रोन ही लिखा हुआ है, तो कोलीमाइक्रोन एक्चुअली ये चीज़ होती है। पहले ये बनता है माइसल और फिर कोलीमाइक्रोन। माइसल हम ऐसे करके लिखेंगे, माइसल बनता है पहले ये। ठीक है, लिपिड के ड्रॉपलेट को माइसल कहते हैं, और फिर ये कोलीमाइक्रोन, और फिर ये चीज़ लिम्फ कैपिलरीज में, फिर लिम्फ कैपिलरीज से जितना भी लिपिड या फैट जो भी यहाँ पर कलेक्ट हुआ है ये सारा सब क्लेवियन वेन के ज़रिए से आपके ब्लड में आ जाता है। सब क्लेवियन वेन के ज़रिए आपके ब्लड में, ये सब क्लेवियन वेन आपके शोल्डर के यहाँ पर होती है। सारी चीज़ें पढ़ेंगे जब हम थोड़ा लिम्फेटिक सिस्टम डिस्कस करेंगे, उसके ज़रिए आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो चीज़ हो गई इस चीज़ की, लेकिन बाकी तमाम के तमाम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे आते हैं ब्लड में, और ब्लड जो है इन तमाम के तमाम जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको कैरी करके ले जाता है बाय हेपाटिक पोर्टल वेन्स के ज़रिए से या हेपाटिक पोर्टल सिस्टम के ज़रिए से। यानी बाकी के सारे न्यूट्रिएंट हेपाटिक पोर्टल वेन्स के ज़रिए से इस स्मॉल इंटेस्टाइन से कैरी आउट करके ले जाते हैं आपके लीवर तक। अब ये हेपाटिक पोर्टल वेन या हेपाटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लें, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ होती है। ठीक है, हम इसको थोड़ा शॉर्टकट में समझने की कोशिश करेंगे कि ये हेपाटिक पोर्टल सिस्टम क्या है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट, ये है आपका हार्ट। ठीक है, ये आपका हार्ट है। अब आम तौर पे क्या होता है कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड जितना भी ब्लड होता है ये डायरेक्टली आपका आता है हार्ट में, फिर हार्ट इसको लंग्स में भेजेगा, वहाँ से वो ऑक्सीजनेट होगा, और ऑक्सीजनेट होने के बाद फिर बॉडी के अंदर जाता है। ओके, लेकिन एक और सिस्टम आपके बॉडी में चल रहा है, और उसमें क्या चल रहा होता है कि सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका ट्रेवल करके आता है, कहाँ पर आता है ट्रेवल करके, इन सम अदर ऑर्गन, पहले किसी और ऑर्गन में आएगा, और फिर इस ऑर्गन से ये मूव करके ये रहता है किसके अंदर, हार्ट में चला जाता है, और फिर हार्ट उसको ऑक्सीजनेट करने के बाद दोबारा से आगे मूव करा देता है। ठीक है, अब इस केस में देखें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली हार्ट में आ रहा है। ठीक है, जबकि इस केस में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पहले किसी और ऑर्गन में आता है, और ऑर्गन से आने के बाद इनडायरेक्टली हार्ट में आ रहा है। इस किस्म के सर्कुलेशन के सिस्टम को हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम। ये आपका पोर्टल सिस्टम है। अब इस पोर्टल सिस्टम में ये जो मैंने कहा सम अदर ऑर्गन इसमें आता है ब्लड, ये अदर ऑर्गन होगा क्या, या तो ये कोई किडनी होती है, यानी ब्लड पहले किडनी में आता है फिर जाता है आपके हार्ट में, या फिर लिवर होता है। ठीक है, और अगर किडनी है तो इस किस्म के पोर्टल सिस्टम को हम कहते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम, और अगर हार्ट है तो हम इसको कहते हैं हेपाटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले आएगा लिवर में, और लिवर से फिर हार्ट में जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं हेपाटिक पोर्टल वेन, इसके ज़रिए से आता है। अब ऐसा क्यों है, एक्चुअली
जो ब्लड आपके इलियम में आया था वो आया किस लिए था, वो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए आता है। तो ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है आपके इलियम के सेल्स को, और इलियम के सेल्स में चूँकि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होता है तो इलियम के सेल क्या करते हैं कि ऑक्सीजन टेकअप करके बदले में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देते हैं उस ब्लड को। तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाता है, मतलब डीऑक्सीनेटेड, लेकिन न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है। इसलिए वो ब्लड पहले जाता है लीवर में, जहाँ पर जाके तमाम न्यूट्रिएंट को स्टोर करके फिर वहाँ से मूव करके ये आपके हार्ट में जाता है, फिर वहाँ से ऑक्सीजनेट होने के बाद दोबारा से ब्लड के बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है। इसलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जो आपका न्यूट्रिएंट रिच जो ब्लड होता है जो इलियम से रिटर्न करता है वो हेपाटिक पोर्टल वेन के ज़रिए से रिटर्न करके आता है आपके बॉडी के अंदर। इन तमाम चीज़ों के अलावा हमारी जो इलियम होती है उसमें कुछ विटामिन्स भी होते हैं जो एब्जॉर्ब होते हैं, जैसा कि विटामिन B12, ये यहीं पर ये एब्जॉर्ब होता है विटामिन B12। और इसके साथ साथ विटामिन बाइल सॉल्ट्स, ये भी यहीं पर एब्जॉर्ब होते हैं। यानी जो भी चीज़ें अब हैं वो सारी यहीं पर एब्जॉर्ब होंगी। अब स्टूडेंट हमने इलियम का तो रोल पढ़ लिया, डाइजेशन में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अभी भी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एब्जॉर्ब होनी है, जैसे स्पेशली वाटर है और मिनरल आइंस हैं, वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें लार्ज इंटेस्टाइन को स्टार्ट करना पड़ेगा और उसमें देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन ये तमाम चीज़ों को किस तरीके से एब्जॉर्ब करती है। तो अब हम लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट कर रहे हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में पहला पार्ट जो उसका सीकम होगा वहीं से ही सारी प्रोसेस, क्योंकि इलियम के फ़ौरन बाद ही सीकम का प्रोसेस सीकम का जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है।